परफेक्ट। सो ये दो क्वेश्चंस मैंने लास्ट क्लास में आपको दिए हुए थे कि PCl5 डिसोसिएटिंग एंड फॉर्मिंग PCl3 एंड क्लोरीन, सिमिलरली आपका N2O4 डिसोसिएटिंग फॉर्मिंग 2NO2 एंड सारे गैसियस स्पीशीज हैं। तो मैंने पूछा था कि Kp इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, अल्फा विच इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड Pt विच मींस टोटल प्रेशर, इनमें क्या रिलेशन है, कैसे निकालेंगे, राइट? तो आज इस पे डिस्कशन करते हैं, देखते हैं क्या। तो देखो फिर से वहीं से स्टार्ट करेंगे, राइट फ्रॉम द वेरी बेसिक। टेल मी हाउ विल यू राइट द एक्सप्रेशन ऑफ Kp फॉर दिस रिएक्शन, कैसे लिखोगे? तो आप क्या लिखने वाले हो? तो कैन वी राइट लाइक दिस दैट Kp इज इक्वल टू, नाउ जस्ट टेक इट आउट, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 multiply by partial pressure of Cl2 and whole divided by partial pressure of PCl5, and all of these things I'm talking about at equilibrium. Do you guys agree? Yes or no? Yes sir. इक्विलिब्रियम पे। अच्छा, अभी पार्शियल प्रेशर हमने सीखा है कि पार्शियल प्रेशर को टोटल प्रेशर के फॉर्म में, क्योंकि देखो हमें क्या चाहिए, वी नीडेड Pt, तो टोटल प्रेशर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी स्पीशीज is equal to total pressure multiplied by the mole fraction by the Dalton's law of partial pressure. We have this equation, बोलो। तब इसका यूज करके थोड़ा देखते हैं और कोशिश करेंगे कि हमारे इक्वेशन में अल्फा है। So now let us assume initially we have taken A0 moles of PCl5. Imagine कर लो कि initial में you can start even with 1 also, but it is more professional to start with some general terminologies like A0. 1 is a very specific number, right? आएगा नहीं, वैसे वो सब कैंसिल हो जाएगा। सो लेट्स चेक इट आउट। सो A0 है बेटा, अब बताओ ये 1 मोल रिएक्ट करेगा एंड फॉर्म करेगा ये 1 मोल एंड 1 मोल। तो मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ, एट जनरल टाइम t it will be A0 minus x, this will be x and x. Do you guys agree? Now what can I do? Degree of dissociation is equal to what? कितना मोल डिसोसिएट हुआ है x डिवाइडेड बाय इनिशियली कितना मोल लिया है A0, तो यहाँ से x निकल गया कितना, A0 टाइम्स अल्फा। अच्छा, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, ऐसा क्यों कर रहा हूं? सो दैट मुझे अल्फा हमारे एक्सप्रेशन में डायरेक्टली आ जाए, क्योंकि हमें एक्सप्रेशन क्या चाहिए, Kp अल्फा है Kp चाहिए। तो अब देख लो, खत्म यार, यहाँ पे रखूंगा A0 माइनस A0 अल्फा हो गया, ये A0 अल्फा एंड दिस इज A0 अल्फा। x के जगह पे मैंने सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर, यहाँ तक चलेगा सबको? अब आ जाओ, उठा के रखते हैं ये सारी वैल्यूज। तो अब अगर देखो इसी कंटेनर के अंदर एट इक्विलिब्रियम क्या क्या चीजें हैं, इस कंटेनर के अंदर है हमारे पास PCl5, जल्दी बताओ कितने मोल्स हैं उनके? A0 1 माइनस अल्फा, ये सुनो। अच्छा, सेम कंटेनर के अंदर PCl3 भी है, कितना है? A0 अल्फा, और Cl2 है, कितना है बेटा? A0 अल्फा। अच्छा, टोटल मोल अगर मुझे पूछा जाए तो कितना है? तो ये देखो A0 1 प्लस अल्फा, ये सुनो, A0 अल्फा A0 अल्फा A0 माइनस A0 अल्फा, वो कैंसिल हो जाएगा। यहां तक समझ पड़ रहा है सबको? यस सर। ओके ग्रेट। सो बस अब खत्म हो गया यार। अब देखो मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है, हमें क्या क्या रखना है, PCl3 PCl2 एंड so I'm going to write it, partial pressure of PCl3 will be equal to total pressure which is Pt I'm taking multiply by mole fraction of PCl3। अब वो रख देता हूं मैं, mole fraction of PCl3 will be Pt multiply by mole fraction of PCl3। PCl3 का मोल कितना? A0 अल्फा, मोल फ्रैक्शन ऐसे निकालते हैं, मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। टोटल मोल कितना था? A0 1 प्लस अल्फा। अच्छा, ये कैंसिल होके क्या आ गया? अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इनटू Pt। यस। अच्छा, उसी तरीके से ये तो पहली चीज हुई, उसी तरीके से मैं बोलूंगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 निकालोगे तो सेम आएगा, करके देख लो, वो भी आ जाएगा अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इनटू Pt। कैसे निकालेंगे? अरे यार वही चीज, टोटल प्रेशर इनटू पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर वही रहने वाला है Pt, पार्शियल प्रेशर की जगह मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन में भी देखो मोल डिवाइडेड बाय टोटल में, तो एक्सप्रेशन सेम ही आना। अच्छा, यहीं पे अगर मैं बोलूं पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 कितना है, तो कैसे लिखोगे? मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई विद, सो ये Pt हो गया। अब मोल फ्रैक्शन देखो मैं लिखने जा रहा हूं, कैसे लिखेंगे? मोल्स ऑफ PCl5 व्हिच इज दिस,
डिवाइडेड बाय टोटल मोल विच इज ए नॉट। ए नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पीटी। यस और नो? क्या आप ये तीनों का यूज करके, क्या ये तीनों उठा के इस इक्वेशन में डाल दो तो क्या तुम्हें नहीं मिल गया? चेक करो जरा तो केपी क्या मिलने वाला है। चेक इट आउट, चेक इट आउट। PCl3 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पीटी मल्टीप्लाई बाई अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पीटी and whole divided by 1 minus alpha upon 1 plus alpha and whole multiply by pt। अब देखो pt pt कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया अल्फा स्क्वायर, नीचे आ गया 1 plus alpha and 1 minus alpha, so which will be 1 minus alpha square। So this is what we are going to get। kp is equal to this। kp is equal to alpha square upon 1 minus alpha square into pt। This is what the relation I wanted। ये करना है, समझ पड़ रहा है? अभी हाथ उठाओ कितने लोगों का आया है ये, कितने लोगों ने डिराइव करके यहां तक पहुंचे? नोबडी? चलो कोई बात नहीं। सो क्विकली नोट इट डाउन। इस पे मैं बहुत अच्छी चीजें अभी आपको समझाता हूं, ठीक है? अच्छे एग्जाम्स में, IIT JEE एग्जाम्स के अंदर इनको टारगेट किया गया है इस इक्वेशन को, और कितना अच्छे से वो मैनिपुलेट करता है, माइंड गेम खेलता है, आई टेल यू। बट पहले क्विकली नोट इट डाउन, quickly note it down, and with the same approach the way I told you here, ऐसा ट्राई करो कि इसके बारे में भी आप फटाफट जल्दी निकाल करके देखो। चलो कर लिया इसके लिए? What is the relation are you guys getting for this one? So we have got, क्या मिला है भाई हम लोगों को? That Kp is equal to alpha square upon 1 minus alpha square into Pt। ये इक्वेशन मिला है, इसके बारे में हम थोड़ा देर बाद डिस्कशन करेंगे। फिलहाल यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे देखो, है ना? चलो देखिए फिर से वही चीज कि यार इनिशियली आप ए नॉट मोल एज्यूम कर लो, आपकी मर्जी, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, ए नॉट, बी नॉट, सी नॉट। अच्छा, उसमें से ए नॉट में से एक्स निकल गया तो ये 2x फॉर्म हो गया इस बार। इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एज यू नो, अल्फा N2O4 जो रिएक्टेंट है उसी के बारे में हम डिफाइन करते हैं। कितना मोल ब्रेक किया? x लिया, कितना था? ए नॉट, और उसी का रेशियो होता है अल्फा। सो वी गॉट x इज इक्वल टू ए नॉट अल्फा। ये मिल गया, उठा के यहाँ रखेंगे। सो ए नॉट माइनस ए नॉट अल्फा, और ये 2 टाइम्स ऑफ ए नॉट अल्फा। फिर से देखेंगे कि भाई अब हमारे कंटेनर में कौन सी गैसेज हैं। एक तो है N2O4 और दूसरा है NO2। N2O4 कितना है भाई? तो ए नॉट 1 माइनस अल्फा। अच्छा, NO2 कितना है? तो 2 टाइम्स ऑफ ए नॉट अल्फा। अच्छा, टोटल कितना है भाई? टोटल मोल, कम ऑन एवरीबॉडी टेल मी, व्हाट इज द टोटल मोल? A naught into 1 plus alpha। माइनस अल्फा, तो वही आ गया ना, ए नॉट
1 प्लस अल्फा ना, चेक करो। Yes, sir. करेक्ट। अच्छा, तो अब यहाँ से मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 पहले निकालते हैं। तो उसके लिए मोल ये आ गया 2A नॉट अल्फा एंड होल डिवाइडेड बाई टोटल मोल विच इज A नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा। अभी अगर हम इसको ब्रेक कर दें तो 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, ये हमारे पास आ गया। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4 निकाल लो। क्यों कर रहे हैं भाई ये सब काम, ये मजदूरी क्यों कर रहे हैं हम लोग? हाँ, because we needed to express in terms of this only. We needed to express the whole thing in terms of this only. Degree of dissociation के term में, अल्फा के term में. That's why we are converting it. मोल फ्रैक्शन के टर्म में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमें टोटल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन का रिलेशन मालूम है, that partial pressure is equal to mole fraction into total pressure. अब चलो, अब लगाएंगे हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ, चलो बच्चों बताओ, N2O4 कितना आएगा? मोल फ्रैक्शन विच इज 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इनटू टोटल प्रेशर P। अच्छा, P ऑफ NO2 कितना आएगा भाई? सो मोल फ्रैक्शन कितना है इसका? तो 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा एंड मल्टीप्लाई बाई Pp। अच्छा, अब लास्ट में हम लिखेंगे कि Kp इज इक्वल टू क्या होने जा रहा है, जरा देख करके बताओ। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 होल स्क्वायर एट इक्विलिब्रियम, यस और नो, and whole divided by partial pressure of N2O4 at equilibrium। अब ये अगर रखने की कोशिश करो तो देखो मैं रख रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अल्फा होल स्क्वायर इंटू PT स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाई ये टर्म, ये कितना है? 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू PT। तो अब देखो, एक PT से इसका पावर कैंसिल, 1 प्लस एक अल्फा से एक पावर कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा नीचे आएगा, 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा, a प्लस बी एंड a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, वो रख सकते हैं हम लोग, आएगा 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू PT। सो व्हाट वी हैव गॉट फॉर दिस? For this we have got Kp is equal to alpha square upon 1 minus alpha square 4 times of that into PT। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन प्राप्त करके आए। अब कहोगे सर एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे इसके बारे में? तो देखो, एग्जाम में बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आता है। देखो क्या है, यहाँ PT पे डिपेंडेंट है, KP इस पे डिपेंडेंट है। चलो, एग्जाम में ऐसे बोलेगा कि इफ वी आर इंक्रीजिंग द टोटल प्रेशर, if we are increasing the total pressure, Kp will increase or decrease? Come on, tell me quickly. PT will increase or decrease? Tell me the right answer. If PT is increased, Kp will increase or decrease? Bolo. Come on, guys. Do I need to take the name? Unmute and answer. बताओ मुझे, ये अगर ऐसा इक्वेशन आपके सामने है, या सिंपली एग्जाम में अगर ये मैं बोल दूं PCl5 dissociates into PCl3 and chlorine, बताओ कि अगर आपने प्रेशर इंक्रीज किया तो Kp पे कैसा इफेक्ट आने वाला है? ये इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? क्विकली टेल मी यार, कम ऑन। इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा। आयुष्मान क्या कर रहे हो भाई? अनम्यूट एंड आंसर। सर इंक्रीज करेगा। The right answer is it will not be affected at all। अरे भाई ये क्या है? ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये क्या होता है सर? ये तो सिर्फ रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड बाय रेट कांस्टेंट बैकवर्ड, और इसमें कोई प्रेशर नहीं है, कोई कंसंट्रेशन नहीं है यार, कोई कैटलिस्ट का भी कोई रोल नहीं है। मैंने बताया था आपको और बोला था एग्जाम में ट्रैप करता है इसी पॉइंट पे, एंड नाउ लुक एट दिस। आज हम लोग वहीं पे वापस आ गए। पहले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को देख करके कंसंट्रेशन के फॉर्म में कभी भी अपने आप को अलाइन मत करना, ये सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम है। तो रियलिटी ये तो यही रहने वाला है, विल नॉट चेंज बाय चेंजिंग द Kp will be unaffected by change in pressure।
तो क्या इफेक्ट होगा? अरे भाई पीटी चेंज करोगे ना तो अल्फा बदल जाएगा, और ऐसा चेंज होना पड़ेगा कि वो केपी को सेम रखे। सो दैट मीन्स इसी को अगर मैं लिखूं, दैट इज केपी इज कांस्टेंट unless temperature is changed. जो कि इसमें किया नहीं है। तो अगर Kp कांस्टेंट है तो क्या हो गया भाई? तो अल्फा 1 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा 1 स्क्वायर इंटू P1, टोटल प्रेशर 1, अल्फा 2 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा 2 स्क्वायर इंटू P। तो बेटा अगर आप प्रेशर चेंज करोगे तो उसके हिसाब से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चेंज होगा। इसमें ये भी क्वेश्चन आता है, ये बताओ अगर इस इक्वेशन में ये PCl5 वाले डिसोसिएशन में अगर मैं एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज कर दूं, सिस्टम को ऐसा प्रेस कर दूं, तो डिसोसिएशन और ज्यादा होगा इक्विलिब्रियम तक या और कम होने वाला है? मतलब डिसोसिएशन विल बी फेवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन मींस एसोसिएशन विल बी फेवर्ड। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर? आपका केपी फिक्स था भाई और आपने ये इंक्रीज किया, तो ये टर्म को डिक्रीज करना पड़ेगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर को डिक्रीज करना पड़ेगा। सो इफ यू आर इंक्रीजिंग द प्रेशर, दिस टर्म अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर विल डिक्रीज, ये पूरे टर्म को डिक्रीज। अब इसमें थोड़ा देख लेते हैं अल्फा, तो एक बार ऐसे सोच लेते, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अल्फा स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, तो अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर 1 बाई अल्फा स्क्वायर एंड माइनस अल्फा स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर। ये पूरा पूरा देख लो तो ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया 1 माइनस 1 बाई अल्फा स्क्वायर माइनस 1। अब बताओ अगर अल्फा बढ़ाते हो तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, और ये अगर कम हो गई तो ये डिफरेंस क्या होगा? लेस हो जाएगा, और ये डिफरेंस लेस हो गया तो डिवाइड करोगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी। इसका मतलब अगर अल्फा डिक्रीज कर रहा है, सॉरी इंक्रीज कर रहा है, if alpha is increasing, this value is decreasing and the whole value is decreasing and overall value is increasing, तो अल्फा इंक्रीज करने पे बेटा 1 अपॉन 1 माइनस 1 बाई अल्फा स्क्वायर माइनस 1 ये वैल्यू इंक्रीज करेगी अगर अल्फा इंक्रीज कर रहा है। तो अभी मैंने क्या बताया कि ये पूरे टर्म को क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर शुड डिक्रीज। क्यों? क्योंकि प्रेशर बढ़ाओगे तो पूरा टर्म घटना चाहिए, और वो तभी घट सकता है जब अल्फा खुद भी डिक्रीज। मतलब क्या है? ये रिएक्शन बैकवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और इसका आंसर तुम ना ली चैटलियर्स प्रिंसिपल से भी दे सकते हो, जो कि मैं आगे आने वाले टॉपिक में डिस्कस करूंगा। यहां तक क्लियर हुआ? इज दैट क्लियर? यस Yes. ग्रेट। इसको भी नोट कर लो, यहाँ पे भी ध्यान रखना, एक्सप्रेशंस बस डिफरेंट है, चीजें वही होने वाली हैं, ध्यान से इसको अच्छे से नोट कर लो, है ना। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि यार इक्विलिब्रियम प्रेशर जब 1 atm था तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सपोज करो 0.1 था, तो बताओ अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.2 करना है तो प्रेशर कितना चाहिए? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। बड़ा सिंपल सा है यार, ये तो चेंज नहीं होने वाला है। प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वैल्यू शुड बी कांस्टेंट, तो P1 अल्फा 1 स्क्वायर 1 माइनस अल्फा 1 स्क्वायर, ये इक्वेशन लगा देना। समझ पड़ा? और ऐसे क्वेश्चंस आपको वर्कशीट में मिलेंगे अगर आप सॉल्व करोगे, राइट। तो ये सब इंटरनल एनालिसिस है, उसके हिसाब से हम लोग करने की कोशिश करने वाले हैं। अब चलो ये तो खत्म हो गया, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, राइट। क्या है वो? क्या चीज है वो? जो मैंने आपको बताया था कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेपर डेंसिटी को हम टारगेट करने वाले। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेपर डेंसिटी। अच्छा देखो, अब जो हमारा हेडिंग है, प्लीज पुट द हेडिंग एवरीबॉडी, रिलेशन बिटवीन कैपिटल डी
small d and alpha. Now let me tell you, capital D is the vapor density at t is equal to 0, इसको बोल लो, या फिर आप बोल सकते हो और मतलब रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले का वेपर डेंसिटी और थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी वेपर डेंसिटी, या फिर इसको आप बोल सकते हो वेपर डेंसिटी ऑफ रिएक्टेंट। एक ही बात है ये सब ना। अच्छा, आप सबको आई होप मालूम होगा कि बेटा वेपर डेंसिटी क्या होता है भाई, कोई बताएगा व्हाट इज वेपर डेंसिटी? व्हाट इज वेपर डेंसिटी? टेल मी, व्हाट इज वेपर डेंसिटी? एनीवन? नो आइडिया? हाइड्रोजन के रिलेटिव जो डेंसिटी आती है। कोई बात नहीं। वेपर डेंसिटी डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज अ रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ एनी गैस और वेपर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट सेम टी एंड पी, एट कांस्टेंट टी एंड पी। मतलब कांस्टेंट टी एंड पी कहने का मतलब दोनों के लिए वो वैल्यू सेम है एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जब सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर होगा तो आपको मालूम है कि डेंसिटी कैसे लिखते हैं भाई हम लोग? गैस के लिए डेंसिटी प्रेशर इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय आरटी, और ये सब चीजें सेम ही है, H2 अपॉन RT। तो ये देखो PRT ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन, ये आ गया। और इसी वजह से हम क्या बोलते हैं, वेपर डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय ये वैल्यू कितना होता है 2 इज इक्वल टू मोलर वेट ऑफ गैस। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, मोलर वेट ऑफ एनी गैस अगर हमें निकालना है या वेपर, तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी। बट ये जो मैंने बताया है दिस इज वेरी आई मीन ट्रेडिशनल वेपर डेंसिटी। कभी कभी वेपर डेंसिटी विथ रेस्पेक्ट टू सम स्पीशीज आता है, जैसे ये अगर मैं बोलूं और थोड़ा प्रिसाइज होकर के, तो दिस वेपर डेंसिटी इज रिलेटिव डेंसिटी विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। तो कभी अगर मुझे चेंज करना हो तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ वेपर डेंसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आ गया तो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन। और अगर वो आ गया तो उसके हिसाब से आप चेंज कर लोगे, है ना। क्या फर्क पड़ने वाला है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन की जगह पे O2 आ जाएगा। O2 आपको मालूम है 32, चेंज हो जाएगा उसके साथ, ठीक है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, देन व्हाट इज स्मॉल d then my dear? स्मॉल d वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम। किसका? वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम, या फिर ऐसा बोलते हो वेपर डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर, या फिर इसी को आप बोल सकते हो ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी। तो अभी देखो ये है क्या, जी पूरी स्टोरी सुनाता हूं। जैसे एक कंटेनर में आपने N2O4 लिया और वो गैस है, और आपको मालूम है कि एयर ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन करके क्या बनाता है 2N2। कंप्लीटली ब्रेक करेगा? हाँ कर सकता है, अगर आपने टेम्परेचर वैसा रेज कर दिया। क्या कंप्लीटली N2O4 बन सकता है? हाँ, अगर आपने काफी लो टेम्परेचर कर दिया तो N2O4। लेकिन बीच का एक रेंज है टेम्परेचर का जिसमें दोनों को एग्जिस्ट करते हैं। अब डिपेंड करता है क्या वैल्यू है, उसके हिसाब से इनके रेशियो होता है। एनीवे, तो अगर मुझे इस रिएक्शन के लिए मुझे अगर डिसाइड करना है कैपिटल डी स्मॉल डी एंड अल्फा के बीच में रिलेशन, तो कैसे करें हम? तो देखो एग्जाम में कैसे आएगा, द ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी ऑफ N2O4 when taken in a container, of course you know this is going to be in equilibrium। कोई वैल्यू दे देगा, से फॉर एग्जांपल उसने कुछ एक वैल्यू दे दिया, सम बी वैल्यू। इतना देते ही वो पूछेगा फिर अल्फा बताओ कितना आएगा, डिग्री ऑफ डिफरेंस। अभी बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा यार
कैसे सॉल्व करें इसको? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ रहा है, उसने सिर्फ वेपर डेंसिटी दिया हुआ है। तो देखो यही समझना है हमें, क्योंकि हमें स्मॉल डी का ही जरूरत है, कैपिटल डी तो हमें वैसे भी मालूम है। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। देखो जब भी हमें डिसाइड करना होता है, तो जैसा मैंने बताया कि बेटा अगर ये मिक्सचर हो जाए, राइट, इसके अंदर क्या क्या है, हमारे दो दो गैसेस हैं, N2O4 है, T इज इक्वल टू 0 पे, और एट इक्विलिब्रियम क्या होने वाला है, इसके अंदर दोनों ही गैसेस आ जाएंगे, NO2 भी आ जाएगा और N2O4 भी आ जाएगा। अच्छा NO2 कितना है, तो देखो अगर ये A0 मोल है तो A0 माइनस x, ये 2x, अल्फा के टर्म में लिख लेता हूं तो A0 माइनस A0 अल्फा, अल्फा के टर्म में लिखूं तो जैसे हमने पहले भी किया है, अल्फा कितना मोल ब्रेक हुआ, x डिवाइडेड बाई इनिशियल मोल, तो यहाँ से x इज इक्वल टू A0 अल्फा, रख दिया इसको A0 माइनस A0 अल्फा, ये क्या आ गया 2A0 अल्फा, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ रहा है तो नेचुरली इक्विलिब्रियम पे NO2 कितना है बेटा, तो NO2 इज 2A0 अल्फा, N2O4 कितना है, तो A0 1 माइनस अल्फा, ये हमारे मोल, A0 1 माइनस अल्फा। अब क्या करना है, क्या करना है भाई, अब सिंपल, ये मिक्सचर है ना, ये जो भी मिक्सचर है आपके सामने, इसी का आपको वेपर डेंसिटी दिया है, वही है स्मॉल डी, यही है वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम मिक्सचर का, या फिर ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी, यही कैसे निकालेंगे यार, बड़ा सिंपल सा है, हम सबको तो सिर्फ इतना मालूम है ना कि स्मॉल डी विच इज वेपर डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय 2 is equal to molecular weight of mixture, am I right or not, यही सीखा ना भाई, वेपर डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय 2 गिव्स मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस, तो यहाँ पे वो मिक्सचर का वैल्यू दे रहा है स्मॉल डी, तो हम मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे, यस और नो, यस ओह ग्रेट, सो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर अगर हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, क्या इसको लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू, अरे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर कैसे लिखते हैं बच्चों, टोटल मास ऑफ द मिक्सचर डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ द मिक्सचर, अरे भाई अगर आप देखो तो मोल इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाई मोलर मास, तो मोलर मास कभी भी निकालना हो तो मास बाई मोल, तो जब मिक्सचर का निकालना हो तो मिक्सचर का मास बाई मिक्सचर का मोल, तो यही हम करने जा रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर विल बी टोटल मास। अब थोड़ा ध्यान से देखो, यहीं पे एक बड़ा अच्छा सा चीज, अभी कितने लोग ये समझ पा रहे हैं कि सर कोई भी रिएक्शन हो उसमें एक चीज तो कंफर्म है कि मास कभी चेंज नहीं होता, मास तो वही रहने वाला, इंडिविजुअल मासेस चेंज हो सकते हैं, पूरे रिएक्शन मिक्सचर का मास तो नहीं चेंज होने वाला है। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विथ मी, रेज योर हैंड। क्या हुआ मैत्रेयी, डू यू थिंक दैट इट चेंजेस, बोलो। सर वो एक मिनट नेटवर्क ऑफ हो गया था, आप क्या कह रहे थे? कोई बात नहीं, मैंने बोला कि बेटा रिएक्शन कभी भी कोई हो, एक चीज तो पक्का कंफर्म है कि उसका मोलर, उसका मिक्सचर का जो मास है वो T इज इक्वल टू 0 पे भी उतना ही रहता है और किसी भी टाइम पे उतना ही रहता है, मतलब मास डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन, इज इट करेक्ट और रॉन्ग? सर करेक्ट। करेक्ट, अरे भाई किसी भी रिएक्शन में क्या होने वाला है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो एक जगह पे अरेंज थे वो ब्रेकआउट होकर के दूसरे तरीके से अरेंज हो जाएंगे, नंबर ऑफ एटम थोड़ी ना चेंज होने वाले हैं, वो तो वही रहने वाले हैं ना, और जब नंबर ऑफ एटम्स फिक्स है, नंबर ऑफ एटम्स की मैं बात कर रहा हूँ राइट, अगर वो फिक्स है
तो मास भी 6 है। तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं कि मोलर मास इज इक्वल टू मास ऑफ द मिक्सचर विच इज इक्वल टू द मास एट T इज इक्वल टू 0, और 0 पे क्या है हमारे पास A0 मोल है। कौन है N2O4, लिख दो। A0 मोल मल्टीप्लाई बाई मोलर मास ऑफ N2O4 एंड होल डिवाइडेड बाई बेटा, बताओ मोल चाहिए हमें, मोल ऑफ द मिक्सचर। मोल ऑफ द मिक्सचर कितना है बताओ। तो आप बोलोगे सर टोटल मोल निकाल लो ना। टोटल मोल कैसे निकलेगा? ये मोल प्लस ये मोल सम कर लो तो आ जाएगा A0 1 प्लस अल्फा। ये आ गया, रख लो भाई A0 1 प्लस अल्फा। अच्छा, अभी ये आ गया D इंटू 2 इज इक्वल टू दिस। अभी कितने लोग समझ रहे हो कि सर ये जो मोलर मास ऑफ N2O4 है, आई कैन राइट दिस एज 2 इंटू वेपर डेंसिटी। 2 इंटू वेपर डेंसिटी एट T इज इक्वल टू 0, थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी। और इसी थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी को क्या मैं कैपिटल D बोल रहा हूं, तो रख दिया भाई। अब आ गया A0 1 प्लस अल्फा। देखो तो जरा कैंसिल हो गया, क्या आ गया 2 कैपिटल D अपॉन 1 प्लस अल्फा, राइट। ये आ गया हमारा। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ गया है, 2D इज इक्वल टू 2 कैपिटल D 1 प्लस अल्फा। अच्छा 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से 1 प्लस अल्फा कितना आ गया बेटा, कैपिटल D बाई स्मॉल d। यहाँ से अल्फा कितना आ गया, कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपॉन स्मॉल d। दिस इज द रिलेशन वी हैव गॉट। तो अगर मैंने स्मॉल d दे दिया तो अल्फा निकल जाएगा। कैसे? क्योंकि भाई N2O4 का मोलर मास तो सबको ही मालूम है ना, नाइट्रोजन का देख लो उसके साथ। अगर वो मालूम है तो कितने लोग समझ रहे हैं कि सर कैपिटल D भी मालूम है, क्योंकि कैपिटल D इज वेपर डेंसिटी एट T इज इक्वल टू 0 एंड कैपिटल T इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि यार 2 मल्टीप्लाई बाई कैपिटल D वेपर डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट आने वाला है। तो मॉलिक्यूलर वेट अगर आपको मालूम है तो D मालूम चल जाएगा, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर वेट बाई 2। तो ये तो ऑलरेडी मालूम है आपको, सिर्फ यही नहीं मालूम और इसी के बारे में एग्जाम में इंफॉर्मेशन देता है स्मॉल d इतना है। अब वो स्टेटमेंट देगा, अब आप सोचना उसको। समझ पड़ रहा है? बोलो। अगर समझ पड़ रहा है तो एक क्वेश्चन करो कि सपोज कोई an है, एटॉमिसिटी उसकी n है, कोई गैस है जिसमें an है और वो ब्रेक डाउन हो रहा है Na में। इसके लिए आप स्मॉल d कैपिटल D एंड अल्फा में रिलेशन निकालो। ये आपके लिए होमवर्क है ना, दिस इज द होमवर्क फॉर यू, राइट। और एक चीज देता हूं होमवर्क में, मैं आपको देता हूं कि यार एक रिएक्शन है अमोनिया का ब्रेकडाउन N2 प्लस CH2। अमोनिया इज ब्रेकिंग लाइक दिस। इस रिएक्शन के लिए आप मुझे अल्फा कैपिटल D एंड स्मॉल d का रिलेशन बताओगे। दिस इज होमवर्क फॉर यू। द वे आई हैव अप्रोच्ड हियर, द सिमिलर वे यू हैव टू डू इट। समझ पड़ रहा है? क्लैरिटी आ रहा है? बोलो। यस सर। है ना? अच्छे से इसको नोट कर लो। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी हम लोग करने की कोशिश करते हैं। एक आधा न्यूमेरिकल मैं देता हूँ एंड विल सी कि कैसे आप रिस्पॉन्ड करते हो। चलो नोट कर लो ये सारी चीजें। हाँ, द क्वेश्चन विच आई वांट टू आस्क फ्रॉम यू इज, आई एम हैविंग PCl5 in the container which undergoes dissociation the way you already know. PCl5 gas. So I hope कि आप सबको मालूम होगा कि फास्फोरस का 31 होता है मास नंबर, ये सुनो। और क्लोरीन का होता है बेटा 35.5, ये सुनो। ये आपको लड़ी। तो अगर मॉलिक्यूलर मास ऑफ PCl5 निकालना हो तो कितना आएगा, जल्दी कैलकुलेट करके बताओ। PCl5 मॉलिक्यूलर मास, क्विकली टेल मी, फिर मैं क्वेश्चन देता हूँ उसको। 208.5। चेक इट आउट, 208.5 यही है।
चलूं आगे बढ़ूं मैं? Yes. ये डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे तो नियरली 104 के आसपास आ जाएगा। तो वेपर डेंसिटी एट t इज इक्वल टू 0 पे क्या होने वाला है? दैट विल बी 104, इन एंड अराउंड 104, राइट? अब अगर इसमें मैं थोड़ा मॉडिफिकेशन करूं कि यार जब रिएक्शन ब्रेक मतलब ये रिएक्शन होना स्टार्ट हो गया और इक्विलिब्रियम पहुंच गया, तो मैंने आपको क्या दिया है? एट इक्विलिब्रियम वेपर डेंसिटी इज कितना? ये 208 था जो मॉलिक्यूलर वेट बाई 2, 100 आ रहा है ना। तो से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा बोल दूं कि ये अराउंड 90 के आसपास है वेपर डेंसिटी, अगर 90 है तो मुझे अल्फा बताओ कितना होने वाला है? ये क्वेश्चन होगा। Give me the value of alpha if we are getting the vapor density at equilibrium as 90, and this is the reaction which I have given. एकदम सेम तरीके से जाएंगे। You can start with the scratch also, जैसे मैंने यहाँ पे किया, क्योंकि मुझे रिलेट क्या करना है भाई? देखो वेपर डेंसिटी दे दिया है उसने 90 एट इक्विलिब्रियम, तो आपको मोलर मास ऑफ मिक्सचर मिल गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो वो मिल गया, एंड मोलर मास ऑफ द मिक्सचर रख देंगे हम यहाँ पे जैसा अभी हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे। मोलर मास ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू मास ऑफ द मिक्सचर डिवाइडेड बाय मोल। वो आप अप्लाई करके ट्राई करके मुझे बताना, फिर हम इसको अभी ट्राई कर लो, जल्दी करो, तुरंत ट्राई करो और बताओ। यूज द कैलकुलेटर, कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट। So 0.16. 16 आ, ओके। देखो दो तरीके हैं, एक तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज कर लो कि यार कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाई स्मॉल डी इज इक्वल टू अल्फा, क्योंकि इसमें भी देखो वही चीज आ रहा है, एक पार्टिकल दो पार्टिकल में डिवाइड। एक बार ट्राई कर लो, यही आने वाला है, एक बार ट्राई कर लेना, मेरे ख्याल से यही आएगा। एक तो ये तरीका है, आप डायरेक्ट रख लो कैपिटल डी, आपको मालूम होना चाहिए कैपिटल डी इज मोलर मास ऑफ PCl5 डिवाइडेड बाई 2 एंड स्मॉल डी इज ऑलरेडी गिवन 90। यूज दीज टू वैल्यूज एंड गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा। चेक कर लो एक बार कितना आ रहा है, जल्दी बताओ। ये निकल गया PCl5 का 208.5 बाई 2, ये कितना आ गया? 104.5 था ना? 25. ये आ गया। अब इसमें से डिफरेंस ले लो यार एंड डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, मतलब ये कितना आने वाला है? 104.25 माइनस 90 अपॉन 90, तो ये आ जाएगा 14.25 बाई 90। बताओ ये कितना आएगा लगभग, कैलकुलेट करके जल्दी बताओ। So 0.16 ही आएगा approximately. 0.16, ओके। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा, अगर मान लो किसी को ये फॉर्मूला नहीं ध्यान रहा, तो आप एकदम सिंपल तरीके से चले जाओ ना। स्मॉल डी दिया है, इससे आप क्या निकाल लो? मोलर मास ऑफ द मिक्सचर। तो मोलर मास ऑफ द मिक्सचर कितना आ गया भाई? मैंने कितना दिया था? 90 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, 180 आ गया। सो मोलर मास ऑफ मिक्सचर को हम लिख कैसे सकते हैं? तो आप बोलोगे मास ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाई टोटल मोल ऑफ द मिक्सचर। मास ऑफ द मिक्सचर अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो बोलेंगे जो मास T इज इक्वल टू 0 पे है वही, तो T इज इक्वल टू 0 पे कितना मास है वो A0 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो। मान लो कि इनिशियल में A0 मोल, सो A0 मल्टीप्लाई बाई मोलर मास ऑफ PCl5 होल डिवाइडेड टोटल मोल ऑफ द मिक्सचर। तो वही सेम चीज यार, A0 माइनस A0 अल्फा डिराइव कर लेना, A0 अल्फा एंड A0 अल्फा, यानी A0 1 प्लस अल्फा। अब ये A0 कैंसिल हो गया बेटा। देखो मोलर मास ऑफ PCl5 कितना था? 208.5 एंड होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा। मोलर मास ऑफ द मिक्सचर कितना है? 180 आ गया।
1 plus alpha is equal to 208.5 divided by 180. अल्फा आ गया आपका 208.5, 180 minus 1. अभी सॉल्व करके देख लेना, आंसर यहाँ से भी आता है। क्लियर है? समझ पड़ रहा है? बोलिए Yes, sir. yes or no. Okay, great. So that's how we are supposed to look at the chemical equilibrium question. तब हमारे पास क्या बच गया है टॉपिक में? अब बच गया है हमारा ली कैटलियर्स प्रिंसिपल, जिसके बारे में हम कवर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वही एक टॉपिक है। और ये एक छोटा सा चीज ये है कि हाउ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज रिलेटेड विद गिब्स फ्री एनर्जी, मींस थर्मो और इसका रिलेशन कैसे है उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है? So with this note, I would like to stop this class for today. Thank you everyone. See you guys in Thank the you, next. sir. Thank you, sir.